हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। अब बहुत के प्रिंस का एक और एपिसोड आ चुका है। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था जो एंड्रयू है उसको अभी पता चला है वो एक बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। मतलब अभी जिसकी बॉडी के अंदर है वो इंसान बहुत ज्यादा घटिया है, जिसने काफी सारे गलत तरह के काम किया है। मतलब वो लड़कियों को पीटता था, अपने नौकरों को परेशान करता था और इसी तरह के काम। लेकिन साथ में उसको बेरू से ये पता चलता है कि उसने बचपन में काफी सारे अच्छे काम भी किए थे, लेकिन बचपन से लेकर अभी तक उसके अंदर काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। वो इसका कारण मुझे लगता है कि बदलाव आए क्यों। बेरू उसको कहानी सुनाने का वादा करता है, लेकिन अभी नहीं, बाद में एक और बंदे की जगह पर एंट्री होती है। एक सिपाही इस जगह पर आया है जो कि एक इन्फॉर्मेशन लेके आया होता है कि जो इस सिटी का मेन किंग है उसने इसको अपने पास में बुलाया है। मतलब एंड्रयू को अपने पास में बुलाया कुछ बात करने के लिए। जरूर से इसका रिलेशन उस चुगली से होने वाला है जो कि पिछली रात तो की गई थी। किसने की थी वो कंफर्म नहीं है, शायद से बेरू ने की थी, लेकिन इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है क्योंकि वो अपने प्रिंस की तरफ बहुत ज्यादा वफादार है। तो वो बिल्कुल भी इस तरह की हरकतें तो नहीं करेगा। लेकिन अगर किंग ने किसी काम को करने के लिए कहा है तो कोई भी इसके मना भी नहीं कर सकता। तो कुछ भी हो सकता है। इसके कुछ टाइम बाद में हम प्रिंस को देखते हैं जो कि प्रिंस टाइप कपड़े पहनकर अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा होता है और साथ में ये भी सोच रहा होता है कि उसने मुझे अचानक से किस काम के लिए बुलाया है। थोड़ा बहुत उसको अंदाजा है लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो जैसे अपने फादर से पहुंचता है तुरंत ही घुटने टेक कर पहले तो ग्रीट करता है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो क्राउन प्रिंस है और पूरा नाम है रकेल एंड्रयू मैग्नाटो। और अब इसके बाद में कुछ चीजें रिवील होती है। असल में काफी कुछ है जो कि किंग के अंदर एकदम छुपा हुआ है। उसके अंदर कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं। वो जैसे प्रिंस को अपने सामने देखता है तुरंत ही पहचान जाता है। इसके पास में आसान स्किल आ चुकी है जो कि काफी ज्यादा रेयर स्किल है। इस बंदे के पास बिल्कुल भी वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसके पास में वो है जो कि किंग को बुरी तरह चौंका देती है। इसके बाद में उससे कहता है तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया? तुमने जो कुछ हरकतें की है कुछ टाइम के अंदर उसके बारे में पता चला है कि तुम किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर सुइयां चुभा रहे हो, खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कब तक ये सारी हरकतें करते रहोगे और हमें चोट पहुंचाते रहोगे? जी कहते हुए किंग को दिखाई दे रहा होता है कि जो सामने की तरफ एंड्रयू बैठा हुआ है उसके पांव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि वो इस तरह बहुत ही अजीब से पोस्चर के अंदर है। उसको अब खड़ा कर देना चाहिए, लेकिन किंग उसको खड़ा नहीं करता बल्कि उसी तरीके से उसे आगे बात करता रहता है। इस पे प्रिंस भी रिप्लाई करता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मन ही मन सोच रहा होता है मुझे खड़ा तो कर दे, मैं झुक के बैठ चुका हूं, पांव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कभी भी गिर सकता हूं। लेकिन वो खड़ा होने वाला नहीं है। किंग के सामने इस तरीके से उसकी मर्जी के बिना खड़ा होना उसकी बेइज्जती की तरह माना जाता है और प्रिंस बिल्कुल भी इस तरह की गलती नहीं करना चाहता। इस वक्त में किंग आगे बोलता है वैसे मेरे को दिखाई दे रहा है तुम्हें किस तरह के कुछ वहम हो रहे हैं, क्या सब कुछ नीडल्स के कारण है? प्रिंस कहता है किस तरह के नीडल्स? कोई नीडल्स नहीं लिए और मुझे कुछ वहम नहीं हो रहा। इस पे किंग आगे बोलता है बिल्कुल तुम्हें वहम हो रहा है। तुमने किसने कहा कि तुम अब क्राउन प्रिंस हो? तुम कोई क्राउन प्रिंस नहीं हो। तुम्हारे पास में क्राउन प्रिंस की पोस्ट है लेकिन वो भी अब तुमसे छिनने वाली है क्योंकि तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम शांति से उस पोस्ट को दोबारा से हमारे हवाले कर दो और उस पोस्ट को छोड़ दो। तुम्हारी पोस्ट तुम्हारे छोटे भाई मतलब सेकंड ब्रदर को मिलने वाली है। इस पे प्रिंस पहले ये सब कुछ सोच के आया होता है। वो ज्यादा चौंकता नहीं है, उसको पता था यहाँ पर किस बारे में बात की जाने वाली है। वो पहले क्योंकि सोच के रखा है तो तुरंत ही मना कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला। वो अपनी पोस्ट को अपने पास में रखेगा और इस पे किंग को बहुत गुस्सा आता है कि किंग की बातों को इस तरह नकार कह सकता है। वो चिल्ला के प्रिंस से कहता है तुम्हारी हिम्मत, तुमने मेरी बातों काटा, तुम केवल एक क्राउन प्रिंस हो, तुम इस तरीके से मेरी बातों काट नहीं सकते हो। किंग जब इस तरह से गुस्सा होता है तो एंड्रयू की चाल काम कर जाती है। वो समझ जाता है यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में किंग के पास पावर होती है, वो किससे भी चाहे तो उसकी पोस्ट को छीन सकता है, क्राउन प्रिंस से भी। और उसको किससे परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ परमिशन मांग रहा है। यानी इसका मतलब क्राउन प्रिंस की परमिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। असल में यहाँ पर ये अलग तरह का गेम खेल रहे हैं, एक पॉलिटिकल गेम। अगर जबरदस्ती क्राउन प्रिंस की गद्दी छीन ली गई तो इस बंदे को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है अपनी गद्दी को छोड़ने के बाद में कोई भी प्रिंस सिटी के अंदर रुकने वाला नहीं है, वो सिटी को छोड़ के चला जाएगा। और इस बंदे से इनको जितना कुछ फायदा हो सकता है वो सारा फायदा इनको नहीं होगा। असल में किंग ये सोच के बैठा है इससे गद्दी छीनने के बाद में अपने छोटे बेटे को उस गद्दी को पकड़ दी जाएगी और साथ में अपने बड़े बेटे को एक कठपुतली की तरह यूज किया जाएगा। किसी भी समाज के अंदर प्रिंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ कितनी ज्यादा है, उसका व्यवहार किस तरह का है और क्या उसके पास में किस तरह की पोस्ट है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि वो किंग का बेटा है। इतना सा काफी है उसकी पावर को यूज करने के लिए। और जो लोग उसी पावर को यूज करना चाहते हैं दोनों बाप बेटे मिलकर अपने बड़े बेटे को एक कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं। अब जब किंग को समझ में आ चुका है किस तरह चिल्लाने से काम नहीं बन रहा तो थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश करता है। वो आगे बढ़ते हुए प्रिंस से बोलता है तुम्हें पता है ना तुम हमारे लिए एक धब्बा टाइप का बन चुके हो। तुम्हारी वजह से हमें कब्जा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया तुम्हें जिंदा रखने के लिए, तुम्हारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। और कोई भी इस तरह क्राउन प्रिंस बिल्कुल भी नहीं चाहता है जो कि ज्यादा बीमार हो और इतना कमजोर हो। क्राउन प्रिंस को बहुत ताकतवर होना चाहिए, तभी पूरी दुनिया के सामने इस संदेश जाता है कि हाँ इस सिटी का किंग एक अच्छा किंग है, काफी ताकतवर है। अगर तुम जैसा इंसान किंग बनेगा तो सिटी ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगी। केवल अपने बारे में नहीं पूरी सिटी के बारे में सोचो। किंग ये सब कुछ कह रहा है लेकिन असल में प्रिंस कुछ और ही सोच के बैठा हुआ है। उसको इस सबसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। असल में उसको तो किंग भी नहीं बनना, उसके लिए प्रिंस होना अपने आप में काफी है। वो चाहे तो अपनी पोस्ट को अपने छोटे भाई के हवाले कर आसानी से एक अच्छी जिंदगी जी सकता है।
लेकिन वो उस पोस्ट को हवाले नहीं कर रहा है क्योंकि उसने किताब पढ़ी हुई है। असल में किताब के हिसाब से भी यही होना चाहिए था। ये प्रिंस अपनी पोस्ट को अपने छोटे भाई के हवाले कर देता है, लेकिन उसके बाद में जो होता है वो काफी खतरनाक है। जैसे छोटा भाई किंग बनता है वो तुरंत ही इस सिटी को एक अलग तरीके से रूल करना शुरू कर देता है। वो एक तानाशाह बन जाता है। उसकी सोच एक डिमोनिक सोच है जो कि इस सिटी को उसके खात्मे की तरफ लेके जाती है। इसका मतलब इस सीरीज का विलन इसका छोटा भाई है जिसकी एक डिमोनिक सोच है और वो किसी भी तरीके से किंग बनना चाहता है। और इसके अलावा इस सिटी का जो करंट किंग है वो भी उसी को सपोर्ट करता है। मतलब एंड्रयू के लिए यहाँ पर खुद को डिफेंड करना, अपने पास में एक क्राउन प्रिंस की गद्दी को रखना, ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यानी कि इसका मतलब अब एंड्रयू को अपनी खुद की लाइफ के लिए अपनी बीमारी से नहीं बल्कि इसके अलावा अपनी खुद के लोगों से भी लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने फादर और अपने छोटे भाई से भी अपनी पोस्ट के लिए। इसके अंदर खड़ा होता आगे बोलता है, मैं तो खुद भी यही चाहता हूं कि हमारी सिटी जितना उसके उतना आगे बढ़े। मैं कभी भी अपनी सिटी का, अपने लोगों का बुरा सोच नहीं सकता। मैं चाहता हूं हर कोई आगे बढ़ता जाए और मेरे कारण कोई पीछे की तरफ ना रुके। मैं किसी के ऊपर भी कोई धब्बा ना बनूं। ये सुनकर किंग को अच्छा लगता है। उसको लगता है शायद उसकी तरक्की काम कर रही है। वही कहता है, अब तुम अच्छे शब्द कह रहे हो, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम अब मेरी बात को मानने लगे हो। एंड्रयू के बोलता है, नहीं, मैं अभी भी आपकी बात को नहीं मान रहा हूं, बल्कि मैं आपसे एक मौका चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, ये बता सकूं कि मैं आपके ऊपर कोई धब्बा नहीं हूं। मेरे को केवल एक मौका दीजिए। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हाँ, मैं एक अच्छा क्राउन प्रिंस हूं। ये एक बराबरी का मौका होगा मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में। आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन इस सिटी का एक अच्छा क्राउन प्रिंस और आगे जाके एक अच्छा किंग बन सकता है, कौन इस पोस्ट के ज्यादा लायक है। एंड्रयू के तकने के साथ में तुरंत ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है। इसके कुछ टाइम बाद में हम प्रिंस को बेरू के साथ में देखते हैं। बेरू सवाल करने लगता है, क्या हुआ, अब वो किंग ने क्यों बुलाया था, आपकी क्या बात हुई। इससे प्रिंस बताता है, असल में बात ऐसी हुई है, वो चाहते हैं मैं अपने क्राउन प्रिंस की गद्दी को अपने छोटे भाई के हवाले कर दूं। वो मुझसे मेरी गद्दी को छीन लेना चाहते हैं। इस पे बेरू को काफी गुस्सा आता है। वो एकदम चौंक जाता है। फिर क्या हुआ। इसमें एंड्रयू के बताता है, इसके बाद मैंने ये कहा कि हमारी एक परीक्षा होनी चाहिए और ये डिसाइड होना चाहिए कि कौन इस पोस्ट के ज्यादा लायक है। मैंने डिसाइड किया है मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में एक स्वॉर्ड की फाइट होगी और जो जीतेगा उसे क्राउन प्रिंस की गद्दी मिल जाएगी। और इसी के साथ बेरू तुरंत ही अपनी पैकिंग करना शुरू कर देता है कि यहाँ पर तो काम खत्म हो गया, प्रिंस तो गियो। इस पे एंड्रयू कहता है, बेरू ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इस तरह पैकिंग नहीं करनी चाहिए। तुम तो कम से कम मेरे भरोसा रखो कि मैं इस फाइट में जीत सकता हूँ। लेकिन इसमें किसी को भी एंड्रयू को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो इस फाइट में जीत पाएगा। और काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है, एक इंसान जो कुछ टाइम के अंदर मरने वाला है, इस दुनिया के कुछ दिनों का मेहमान है, वो किस तरीके से अपने छोटे भाई जो कि एक ताकतवर फाइटर है, जिसके पास वो सारी स्किल्स है जो कि एक प्रिंस के पास होनी चाहिए, उसको फाइट में हरा सकता है। ये फाइट पूरी तरह से एक तरफा है। अभी इस समय केवल बेरू का ही नहीं बल्कि एंड्रयू के फादर को भी ऐसे लगता है एंड्रयू बुरी तरीके से इस फाइट में हारने वाला है। असल में वो जैसा था बिल्कुल वैसे हो चुका है। किंग को चाहिए था कि एंड्रयू किसी भी तरीके से अपनी गद्दी को अपने छोटे भाई के हवाले कर दे। और अब तो चीजें और भी शानदार हो चुकी है। सब लोगों के सामने डिसाइड किया जाने वाला है कि किसके पास में क्राउन प्रिंस की गद्दी आएगी। और एंड्रयू बुरी तरीके से हारने के बाद में अपनी गद्दी को अपनी मर्जी से अपने छोटे भाई के हवाले करेगा और सब लोग इससे गवाह बनेंगे। किंग इस समय प्रिंस कैसल की तरफ देख रहा होता है और वहां कैसल के अंदर प्रिंस लगातार बेरू को बनाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज रुक जाओ, हम फाइट में जीत सकते हैं। इसमें बेरू बोलता है, बिल्कुल ठीक कहा, आप फाइट में हारने वाले हैं, आप बुढ़ते से पिट सकते हैं। इस समय बेरू को बिल्कुल भी एंड्रयू के भरोसा नहीं है, जो काफी ऑब्वियस भी है। एक बीमार आदमी किस तरह से फाइट में जीतेगा। इसके अंदर फाइट का टाइम हो चुका है, तैयारी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। दोनों प्रिंस आमने सामने खड़े होते हैं। काफी सारे लोग इस जगह पर आए इस फाइट को देखने के लिए, जो काफी ऑब्वियस भी है। यह फाइट इस चीज के लिए हो रही है कि कौन क्राउन प्रिंस बनेगा। मतलब ये सभी लोग अपने फ्यूचर को देखने के लिए आए। जो भी बंदा फाइट में जीतेगा वो इस सिटी के फ्यूचर को आगे या फिर डिमोनिक फील्ड की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग आए इन सभी को पूरी तरह से पता है कि प्रिंस एंड्रयू बहुत बुरी तरीके से इस फाइट में हारने वाला है और प्रिंस थियोडोर जो कि उसका छोटा भाई है वो आसानी से इस फाइट में जीत जाएगा। इसके बाद में थियोडोर की इस जगह पर एंट्री होती है, जो कि आते ही अपने भाई से बात करते हुए उससे कहने लगता है, हमें यहाँ पर फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कोई आखिरी ऑप्शन नहीं है। हम चाहे तो आपस में बात करके कोई अच्छा डिसीजन निकाल सकते हैं। आपको पता है अगर हमारे बीच में फाइट होती है तो उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। आपकी हालत को देखते हुए आप बिल्कुल भी मुझसे जीत नहीं पाएंगे और उसका नतीजा काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें बिल्कुल भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये कहते हुए बंदा बहुत ही रेस्पेक्ट वाले तरीके से अपने बड़े भाई से बात कर रहा होता है। उसका चेहरा देख के साफ चल रहा है कितना शरीफ इंसान है, कितना हैंडसम है और क्यों यहाँ पर जितनी भी लड़कियां मौजूद है वो सबके सब इसको सपोर्ट कर रही है। काफी कमाल का बनता लग रहा है, लेकिन केवल शक्ल से। एंड्रयू बिल्कुल भी समय से डरने वाला नहीं है। वो इससे कहता है इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा वो तो इस फाइट खत्म होने का तुम डिसाइड होगा और जो कोई इस फाइट में जीतेगा उसको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके बारे में तुमसे बात की थी। ये एक डुएल होने वाला है तुम्हारे और मेरे बीच में। इस पे थियो कहता है, हाँ मुझे सबके बारे में पता है, लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। आपकी हेल्थ के आगे मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपके सामने बिल्कुल फाइट करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता मुझसे फाइट करने के चक्कर में आपकी हेल्थ पे और ज्यादा नुकसान पहुंच जाए। अगर आपने ज्यादा इधर उधर हिलने की कोशिश की, ज्यादा जोर से मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो तब भी काफी होगा आपकी बॉडी को बुरी तरह चोट पहुंचाने के लिए। और मैं बिल्कुल भी अपने
अपने भाई को उससे चोट पहुंचता हुआ नहीं देख सकता। ये कहते हुए वो थोड़ी बहुत सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। एंड्रयू के बाद पूरी तरह से पता है, उसके चेहरे के ऊपर हल्की स्माइल जाती है। वो समझ जाता है जब पर किस तरह की चाल खेली जा रही है। वो तुरंत ही एक शील्ड उसको बनाता है, अपनी शील्ड को अपने हाथ में पकड़ते हुए आगे बोलता है, लेकिन मैं भी तुम्हारे सामने हार मानने वाला नहीं हूं। अब तो फाइट होके रहेगी और इस फाइट के बाद में डिसाइड होगा इस फाइट का नतीजा क्या निकलता है, फाइट से पहले नहीं। चलो इसे शुरू करते हैं। जब प्रिंस एंड्रयू ऐसा कुछ कहता है तो जितने लोग आसपास में खड़े हुए हैं वो सबके सब एंड्रयू को प्रश्न शुरू कर देते हैं। असल में इसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि जो सेकंड प्रिंस थियोडोर है उसके पास में अरसान कोर स्किल है जो कि प्रिंस एंड्रयू के पास में भी है, और उसने भी एक सर्कल एक्टिवेट कर लिया है जो कि एंड्रयू ने भी कर लिया है। लेकिन बस फर्क कितना सा है, थियोडोर के बारे में सबको पता है लेकिन एंड्रयू के बारे में किसी को भी नहीं पता। सबको यही लग रहा होता है फाइट पूरी तरह से एक तरफा है और थियोडोर जिसने अपनी फाइटिंग स्किल्स एक बहुत ताकतवर फाइटिंग नाइट से सीखी है तो वो बिल्कुल बड़ी आसानी से एंड्रयू को फाइट में हरा सकता है। वही एंड्रयू जो कि पूरे समय केवल बिस्तर पड़ा रहा, वो किसी भी तरीके से एक फाइटर से फाइट में नहीं जीत सकता। वैसे अब इस फाइट का नतीजा क्या निकलेगा वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।